नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर F-22 रैप्टर एमका से बेस्ट है तो हम एमका को 5th जनरेशन ना कहकर उसे 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट कैसे कह सकते हैं, और साथ में भारत की सबसे बड़ी और स्वदेशी सबमरीन के बारे में भी जानेंगे और कब तक वो हमारे बेड़े में शामिल होगी। आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम और क्यू-आर सैम के बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ में दोस्तों भारत कैसे अपनी से दोगुनी बड़ी चीनी नेवी का सामना करेगा वॉर टाइम में। और दोस्तों इसी के साथ भारत की जो कैट्स हंटर मिसाइल है उसके बारे में जानेंगे, इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है और डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप भी अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वे मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल यहाँ पर आ जाता है अंश जी का, जो कहते हैं कि अगर F-22 रैप्टर एमका से बेस्ट है तो हम एमका को 5.5 जनरेशन का कैसे कह सकते हैं। और दोस्तों ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता भी होगा। तो देखिए दोस्तों, जो एमका है उसमें बड़े लेवल पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें जो अनमैन्ड खूबियाँ हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें बहुत सारी जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो खूबियाँ हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इसके रडार, एवियोनिक्स और साथ में इसका जो AI सिस्टम है उसके चलते ये 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। और दोस्तों मौजूदा जितने भी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है उनसे ये कहीं ज़्यादा जो डाटा है उसको रिसीव करने में सक्षम होगा। साथ में ये बेटर तरीके से ग्राउंड, नेवल और साथ में जो एरियल फ्रेंड्स है उनके साथ कम्युनिकेट कर सकेगा। और इसी के साथ एमका का जो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा वो किसी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरह ही बेहद ज़्यादा सिक्योर होगा। और दोस्तों इसी के साथ एमका स्वार्म ड्रोन्स को भी लॉन्च करने में सक्षम होगा, जो स्वार्म ड्रोन्स होते हैं ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी रोक सकते हैं, बशर्ते ये थोड़ी सी बड़ी संख्या में होने चाहिए। हालांकि दोस्तों भारत 75 to 85 जो ड्रोन्स है उनका टेस्ट कर चुका है। और दोस्तों इसी के साथ जो भारत कैट्स वॉरियर बनाएगा उसके लिए भी ये जो एमका है ये मदरशिप की तरह काम करे। और इसी के साथ जो एमका है वो मल्टीपल जो सिस्टम्स है उनको ऑपरेट करने में सक्षम होगा। और इसके बाद इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स और साथ में जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है उनको भी लगाने की भारत पूरी कोशिश कर रहा है। और दोस्तों इसके बाद इसमें 350 किलोमीटर की जो अस्त्र मार्क 3 मिसाइल है उसे भी इसमें लगाया जाएगा और साथ में ये इंटरनली उसे कैरी करने में सक्षम होगा। इसके लिए जो एमका का इंटरनल वेपन बे है उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए थे और साथ में जो अस्त्र मार्क 3 मिसाइल है उसका जो साइज़ है उसको भी कम करने की जो है कोशिश की गई थी। इसी के साथ भारत 2023 तक इस मिसाइल को बना लेगा। जबकि दोस्तों F-22 रैप्टर में इतनी रेंज की कोई भी मिसाइल मौजूद नहीं है, बल्कि जो AIM-120D है वो केवल 160 किलोमीटर तक जो टारगेट है उसको हिट कर सकती है। इतनी रेंज भारत की जो अस्त्र मार्क 2 है वो भी रखती है। और दोस्तों इसके अलावा अगर एमका का जो पायलट है वो किसी भी कारण से यानी कि प्रेशर से या किसी भी दूसरे कारण से बेहोश हो जाता है तो ऐसे में एयरक्राफ्ट में मौजूद डाटा से ये खुद को कंट्रोल कर सकेगा और साथ में नियर बाय यानी कि पास के एयरबेस पे लैंड कर सकेगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन फीचर होने वाला है। और इससे जो भारत का 80 to 100 मिलियन US डॉलर का जो एयरक्राफ्ट है वो भी बच जाएगा क्रैश होने से। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर इस एयरक्राफ्ट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और साथ में जो हमारा पायलट है उसकी भी जान इससे बच सकेगी। और दोस्तों इसमें जो ऑटो एयर रिफ्यूलिंग की जो फैसिलिटी है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि F-22 रैप्टर में नहीं है। और ख़ास तौर पर ये जो एयर रिफ्यूलिंग होती है इसे करने के लिए वेल ट्रेन्ड पायलट चाहिए होते हैं, जबकि एमका में ये एक तरह से ऑटो सिस्टम को इसमें ऐड किया जाएगा। जबकि दोस्तों F-22 रैप्टर में एयर रिफ्यूलिंग को मैनुअली कंट्रोल करना पड़ता है। और इसके अलावा F-22 रैप्टर में IRST सिस्टम भी नहीं है। और साथ में दोस्तों इसके उलट एमका में IRST सिस्टम मौजूद होगा। तो दोस्तों F-22 रैप्टर एमका से AESR रडार और साथ में जो स्टेल्थ है उसी के मामले में आगे होगा, क्योंकि दोस्तों अमेरिका बहुत ज़्यादा सालों से स्टेल्थ में महारत हासिल करके बैठा है, जिसमें वो F-35, B-2 बॉम्बर और F-117 और साथ में F-22 रैप्टर जैसे स्टेल्थी एयरक्राफ्ट बना चुका है। और दोस्तों F-22 रैप्टर का जो RCS है यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन वो केवल 0.0001 मीटर स्क्वायर है, जिसको मैच करना भारत के लिए बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है। हालांकि
दोस्तों असंभव नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी इसे मैच करना भारत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी इतना स्टेल्थी एयरक्राफ्ट नहीं बनाया है। और साथ में दोस्तों जो इसमें AESA रडार है उसमें 2000 TR मॉड्यूल्स मौजूद होंगे और इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर तक है। हालांकि दोस्तों जो भारत का उत्तम AESA Mark II रडार होगा उसकी जो रेंज है वो 450 किलोमीटर तक होगी। लेकिन दोस्तों F-22 रैप्टर में ज़्यादा TR मॉड्यूल्स मौजूद है, तो ये ज़्यादा दूरी से कम RCS के टारगेट को जल्दी ट्रैक कर सकता है। तो दोस्तों स्टेल्थ के मामले में F-22 रैप्टर को मैच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि इसके अलावा जो ओवरऑल जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हम मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है मयंक बंसल जी की तरफ से, प्लीज़ टेल अबाउट S5 क्लास सबमरीन व्हेन दे विल बी इंडक्टेड। तो देखिए दोस्तों ये जो भारत का S5 क्लास का जो सबमरीन का प्रोजेक्ट है, इसके तहत भारत 13,500 टन की सबमरीन्स को बनाएगा। और दोस्तों ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होगी, जिसमें 190 मेगावाट का जो प्रेशराइज्ड जो वाटर रिएक्टर है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इनकी जो रेंज है वो अनलिमिटेड होगी। और दोस्तों इसके अलावा जो बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इससे पहले INS अरिहंत और साथ में INS अरिघट है, उनके लिए 83 मेगावाट का जो रिएक्टर है उसे बना चुका है। और दोस्तों इसके अलावा भारत 3 ऐसी हैवी सबमरीन्स को बनाएगा। तो इस प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ यानी कि 1.35 बिलियन US डॉलर की जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। और दोस्तों भारत इस सबमरीन को इसलिए बना रहा है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनको कैरी कर सके। तो ये जो S5 क्लास के तहत सबमरीन बनाई जाएगी ये 12 से 16 K6 और साथ में जो K4 मिसाइल्स है उनको कैरी कर सकेगी। तो दोस्तों K4 मिसाइल जिसकी रेंज 3,500 किलोमीटर तक है और साथ में K6 जिसकी रेंज 6,000 से 8,000 किलोमीटर तक होने वाली है। तो और दोस्तों इसी के अलावा ये जो K6 मिसाइल है ये MIRV कैपेबल मिसाइल होगी, यानी कि ये मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकेगी। दूसरी सबमरीन्स के मुकाबले में ये ज़्यादा दिन तक पानी के नीचे रह सकेगी और ज़्यादा गहराई तक ये जा सकेगी, जिससे इन्हें ट्रैक करना और ज़्यादा मुश्किल होगा। और साथ में जो सैटेलाइट इमेजेस है वो भी इनकी नहीं ली जा सकेगी। और दोस्तों इसके बाद ये कब तक बनेगी और कब तक ये तैयार होगी, तो देखिए दोस्तों 2022 में ये कंस्ट्रक्शन में चली जाएगी और इसके बाद 2030 तक ये भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो सकेगी। और ये बेहद ज़्यादा जो खास सबमरीन होने वाली है। और दोस्तों SSBN क्लास की जो सबमरीन्स हैं ये अब तक केवल USA, रशिया, चाइना, इंडिया, फ्रांस और साथ में UK के पास ही मौजूद है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है निर्मल गोस्वामी जी की तरफ से, जो QRSAM वर्सेस आकाश NG का जो कंपैरिजन है वो उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए दोस्तों दोनों ही मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी कि इन्हें बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। और इसके अलावा जो आकाश NG है ये एक मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जबकि जो QRSAM है वो केवल शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। तो देखिए दोस्तों जो सबसे पहले हम आकाश NG के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मीडियम रेंज का डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। और इसके अलावा इसकी जो ट्रैकिंग रेंज है वो लगभग 120 से 150 किलोमीटर तक है। और साथ में जो हमारा पुराना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 35 किलोमीटर तक है, वो सिंगल शॉट में 88% चांसेस है कि अपने टारगेट को हिट करेगा। जबकि दोस्तों ज़्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम डबल शॉट में भी इस तरह की जो एक्यूरेसी है वो नहीं दे पाते हैं। और जबकि जो आकाश की जो डबल शॉट की जो एक्यूरेसी है वो 98% है। और साथ में इसमें 3D AESA रडार का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों वहीं पर जो शॉर्ट रेंज का QRSAM एयर डिफेंस सिस्टम है तो ये मेनली जो छोटे शहर है और साथ में जो मिलिट्री बेस है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। और दोस्तों ये शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है तो इसकी रेंज 3 से 30 किलोमीटर तक है। और साथ में दोस्तों शॉर्ट रेंज में वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में से ये एक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स ये देता है। और साथ में इसकी जो ट्रैकिंग रेंज है वो लगभग 120 किलोमीटर तक मानी जाती है। और सबसे खास बात इसमें अस्त्र मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों दोनों ही जो एयर डिफेंस सिस्टम है अपनी अपनी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। और साथ में दोनों ही भारत का जो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है उसका हिस्सा होंगे, जिसमें 5000 किलोमीटर रेंज के लिए जो BMD सिस्टम है और साथ में जो शॉर्ट रेंज के लिए QRSAM एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद होंगे। दोस्तों इसके अलावा दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम कैनिस्टर बेस्ड है, यानी कि दोस्तों जिससे इनकी जो मिसाइल है उसकी जो लाइफ है वो 5 साल और ज़्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों इसके अलावा कैनिस्टर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का एक और फायदा ये होता है कि अगर विजुअली इन्हें ना देखकर इन्हें अगर ट्रैक करने की कोशिश की जाती है तो इन्हें ट्रैक करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।
और दोस्तों इसके अलावा दोनों में खासतौर पर जो क्यूआरसैम एयर डिफेंस सिस्टम है वो छोटे एरियल टारगेट और साथ में जो ड्रोन्स और साथ में जो क्रूज मिसाइल है और रॉकेट्स है उनको ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। तो यानी कि क्यूआरसैम छोटे एरियल टारगेट्स के लिए जो कि ज़्यादा घातक होते हैं तो उन्हें ये डिटेक्ट करके बड़ी आसानी से मार गिरा सकता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है मयंक बंसल जी की तरफ से। तो दोस्तों ये कहते हैं कि चाइना हैज़ 50 डिस्ट्रॉयर एंड फ्रिगेट्स एंड 70 प्लस कॉर्वेट्स एंड 70 प्लस सबमरीन्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इन एक्टिव एंड दिस विल बी श्योरली इंक्रीज इन लार्ज नंबर इन फ्यूचर, बट इंडियन नेवी विद ओनली 10 डिस्ट्रॉयर, 13 फ्रिगेट्स, 23 कॉर्वेट्स, 80 सबमरीन एंड 1 एयरक्राफ्ट कैरियर इन सर्विस प्लस 1 सी ट्रायल्स इज सफिशिएंट फॉर इंडियन नेवी टू काउंटर चाइना। तो देखिए दोस्तों ये पूछते हैं कि जो भारतीय नेवी के पास जो उनके पास एसेट्स हैं तो क्या वे चाइनीज़ नेवी को, जो कि हमारी नेवी से दोगुनी बड़ी है, तो उनको काउंटर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर चीन इंडियन ओशन में आकर हमारे ऊपर हमला करने की सोचता है तो उसकी यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि दोस्तों कितनी ही बड़ी नौसेना लेकर अगर चीन यहाँ पर आता है तो उसे सबसे पहले तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास से आना पड़ेगा, जो केवल 2.8 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है। और दोस्तों इसे भारत बड़ी आसान से ब्लॉक कर सकता है और साथ में जो चीन का 70 to 80% ऑयल है वो भी यहीं से जाता है, उसे भी हम ब्लॉक कर देंगे। और साथ में 60 to 70% जो चीन का ट्रेड है वो भी यहीं से होता है, जिससे जो चीन की अर्थव्यवस्था जो कि केवल एक्सपोर्ट और साथ में इंडस्ट्रीज पर खड़ी है तो उसे बहुत ज़्यादा भयंकर नुकसान यहाँ पर हो सकता है। और इसके बाद अंडोमान निकोबार पर हमारी एयरफोर्स और साथ में जो नेवी दोनों ही मौजूद है। और दोस्तों इसके अलावा जहाँ से हमारी नेवी को ज़बरदस्त एरियल सपोर्ट मिलेगा, जबकि दोस्तों जो चाइना है उसके ज़्यादातर जो एयरबेस हैं वे मेनलैंड चाइना में है, जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर पड़ेंगे। और अपना इलाका होने के कारण भारत के पास यहाँ पर ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस है इंडियन ओशन रीजन का। और इसके अलावा भारत को अपना इलाका होने के कारण भारी फ़ायदा मिलेगा। हमें फ्यूल और साथ में जो नेवल सेलर्स के लिए जो एम्यूनेशंस है और साथ में उनके लिए जो खाने की आपूर्ति है उसके लिए कोई भी समस्या नहीं होगी। और भारत के पास सुखोई 30 MKI भी मौजूद है, जो कि 40 किलोमीटर से J-20 जैसे एयरक्राफ्ट को जो है डिटेक्ट कर चुका है, जिसे चाइना स्टेल्थी एयरक्राफ्ट कहता है। और दोस्तों इसके अलावा सुखोई 30 MKI के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल को भी हम तैनात कर चुके हैं। अगर चीन अपनी सबमरीन्स की मदद लेता है तो देखिए दोस्तों भारत के पास PLTI एयरक्राफ्ट मौजूद है, जो कि बड़ी आसान से उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भी भारत के पास आने वाले हैं। दोस्तों रही बात यहाँ पर दोनों नौसेनाओं की मिसाइल फायर पावर के बारे में, तो देखिए दोस्तों जो चीन की नौसेना है वो 20 मिनट में केवल 1000 मिसाइल्स को फायर कर सकती है, जबकि दोस्तों वे साइज़ में इतनी ज़्यादा बड़ी है, उनके पास कितने ज़्यादा हमसे सबमरीन, डिस्ट्रॉयर, कॉर्वेट और साथ में फ्रिगेट्स है, जबकि और इसके अलावा उनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद है। जबकि दोस्तों हमारी जो नौसेना है वो साइज़ के मामले में उनसे लगभग आधी है, तब भी हमारी नौसेना केवल 15 मिनट में उनसे ज़्यादा यानी कि 1150 मिसाइल्स को फायर कर सकती है। तो मिसाइल फायर पावर के बारे में भी आप आंकड़े देख सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो चीनी सेना का जो प्रशिक्षण है उसे एकदम 3rd क्लास दिया जाता है। और इसी के कारण अब जो चाइना के विशेषज्ञ हैं वे भी इसके ऊपर सवाल उठाने लगे हैं कि उन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती है वो एकदम से 3rd क्लास होती है। और इसके अलावा वे हर बार हमसे पिट कर जाते हैं। और दोस्तों अक्सर जो चीन है वो ऐसे वीडियोस रिलीज़ करता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें एकदम से जो है किलर मशीन के तौर पर दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों उनकी जो ट्रेनिंग है वो एकदम से बेकार होती है। ट्रेनिंग कैसे बेकार होती है, आप देखिए कि युद्धाभ्यास भी वे नहीं करते हैं किसी दूसरे देश के साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जो सेना है उसकी वहां पर बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो सकती है। और इसके अलावा जबकि भारत और साथ में इंडियन नेवी 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयारी रखती है और साथ में दुनिया के हर देश के साथ लगभग जो नेवल एक्सरसाइज करती है जो मेजर कंट्रीज है। दोस्तों इसके अलावा एक एक्सरसाइज के दौरान जो चीनी आर्मी है उनको जो टैंक्स है उनको पहुंचाना था, तो उनको जितना टाइम मिला था उन्होंने बल्कि उसका दुगना टाइम लगा दिया, तब भी वे अपने जो टैंक्स है उनको नहीं पहुंचा सके थे। तो यहाँ पर चीन की बहुत ज़्यादा फजीहत हुई थी। लेकिन दोस्तों अपने दुश्मन को कम ना आंकते हुए हम अपने जो सबमरीन प्रोजेक्ट हैं और साथ में डिस्ट्रॉयर जो दूसरे नेवी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर भी तेज़ी से काम कर रहे हैं। और साथ में पिछले दिनों कोविड पैंडमिक के चलते भी भारत ने 90,000 करोड़ यानी कि 10 से 12 बिलियन US डॉलर की जो नेवी को जो है बजट एलोकेट किया था, जिससे वह अपने सबमरीन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके। तो दोस्तों अगला सवाल यहाँ पर जो है लेजेंडरी गेमर की तरफ से है, जो कहते हैं प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट कैट मिसाइल। तो देखिए दोस्तों ये दुनिया की पहली रिकवरेबल ALCM होने वाली है, जिसे भारत बनाएगा। ALCM यानी कि दोस्तों एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल।
तो देखिए दोस्तों, ये कैट्स फैमिली की ही एक हिस्सा होगी। ये लगभग 700 से 800 किलोग्राम भारी भरकम मिसाइल होगी, जो कि लगभग 250 किलोग्राम तक का जो पेलोड है उसे कैरी कर सकेगी। और दोस्तों इसके अलावा इसे गाइडेंस किया जाएगा IRST सिस्टम से, यानी कि दोस्तों इसके फ्रंट साइड में हो सकता है IRST सिस्टम को भी लगाया जाए। और ये अपने साथ ड्रोन्स को कैरी करेगी, जो कि दुनिया में अब तक किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया है। इसके अलावा इसमें जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा वे बैटरी से चलेंगे, यानी कि दोस्तों उससे उनका जो वेट है वो और ज़्यादा कम होगा। उससे हम उन्हें ज़्यादा संख्या में इस मिसाइल से कैरी कर सकेंगे। साथ में इन ड्रोन्स में इनकी जो रेंज है वो लगभग 20 किलोमीटर तक होगी, और साथ में इस मिसाइल की जो रेंज है वो लगभग 250 से 350 किलोमीटर तक होगी। दोस्तों इसमें थोड़ी बहुत स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ को भी ऐड किया जाएगा, और साथ में अपनी क्रूज कैपेबिलिटी के कारण इसे डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे से एक तरह से जो है ट्रैवल करेगी। और साथ में जब ये अपने ड्रोन्स को लॉन्च करेगी तो एकदम से एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उन ड्रोन्स को डिटेक्ट करना और साथ में उन्हें मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। साथ में मिसाइल के मुकाबले जो ड्रोन्स है उनका RCS बहुत ज़्यादा कम होगा। और दोस्तों इसके अलावा इस ALCM में PTE-7 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों ये इस तरह की खास मिसाइल होने वाली है। इसे भारत रास्ते से ही एक तरह से जो टारगेट है उनको भी बदल सकता है, और साथ में इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये दुनिया की पहली रिकवरेबल एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल होने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वे मिलती रहे। साथ में नेक्स्ट Q&A के लिए अपने जो क्वेश्चंस है उन्हें भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।